देश में लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और कुछ दिनों में रिजल्ट भी आपके सामने होगा। टोटल 543 सीट्स है। किसी भी पार्टी या कोएलिशन को रूल करने के लिए 272 सीट जीतना होगा। 2024 का इलेक्शन इंडिया के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस बार का इलेक्शन डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी है। 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को बस 52 सीट्स मिली थी। पर इस बार कांग्रेस 26 पार्टी के कोएलिशन के साथ इलेक्शन लड़ रही है, जिसे हम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया बोलते हैं। कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा कि इस बार इंडिया अलायंस 300 सीट जीतेगी और एनडीए बीजेपी 200 सीट तक सिमट जाएगी। जो भी रिजल्ट होगा वो हमें 4 जून को पता चल ही जाएगा। चलो हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि इस बार का इलेक्शन इंडिया अलायंस, जिसे कांग्रेस लीड कर रही है, वो जीतेगी। तो इससे हमारे देश को फायदा होगा या हमारा देश बैंक करप्ट हो जाएगा। एक बार ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, अपना कुछ भी ओपिनियन बनाने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी दिखाने वाला वो अपने मन से नहीं बोलने वाला। इस वीडियो में जो भी मैंने टॉपिक कवर की है वो आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र दिया है, जिसमें इनका 5 चीजों पर मेन फोकस है, जिसे ये पिलर ऑफ जस्टिस बोल रहे हैं। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, जिसमें इन्होंने 25 गारंटी दी है, जिसमें से हम कुछ की प्रोमिस की बात करेंगे इस वीडियो में। इनका सबसे पहला प्रॉमिस है कि ये पूरे देश में सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसर करवाएंगे। जिन लोगों को कास्ट सेंसर का मतलब नहीं पता, तो मैं उनको बता देता हूँ कि कास्ट सेंसर क्या होता है। कास्ट सेंसर एक सर्वे है जो सिंपल टर्म में देश में डिफरेंट सोशल ग्रुप और कास्ट के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे एज, जेंडर, जॉब, सोशल स्टेटस और भी ऐसी कई सारी चीजें। अब सवाल ये है कि कास्ट सेंसर का बेनिफिट क्या है। कास्ट सेंसर से बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प होता है, जैसे कोई वेलफेयर स्कीम हो या कोई एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना। कास्ट सेंसर के डेटा से गवर्नमेंट ये स्कीम्स लोगों तक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। कास्ट सेंसर का बेनिफिट से ज्यादा नुकसान है। इसमें हाई चांस होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर सकती है, जिससे देश में कास्ट के बीच में डिवीजन और टेंशन हो सकता है। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी डेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। और कास्ट सेंसर को कंडक्ट करना काफी कॉम्प्लेक्स और काफी एक्सपेंसिव होता है। जनवरी 2023 में बिहार में कास्ट सेंसर हुआ था, उसका कॉस्ट पड़ा था 500 करोड़। ये एक स्टेट का कॉस्ट है बस। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। कास्ट सेंसर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक्यूरेसी की। हाई चांस है कि कास्ट कैटेगरी में मिस रिपोर्टिंग या मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। साथ ही में प्राइवेसी का भी कंसर्न है, क्योंकि कास्ट सेंसर में पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया में कास्ट सेंसर होना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताना। इनका दूसरा प्रॉमिस ये है कि ये ST, SC, OBC कम्युनिटी के लिए 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन कर देगी। अभी ST का है 7.5%, SC का है 15% और OBC का है 27%। इन सबको मिला के टोटल होता है 50%। राहुल गांधी का बोलना है कि बीजेपी ST, SC, OBC कम्युनिटी का रिजर्वेशन खत्म कर देगी। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे, उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। राहुल गांधी का बोलना है कि देश में 75% से भी ज्यादा का पॉपुलेशन ST, SC, OBC कम्युनिटी का है, तो इनको 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब 73% आबादी है, तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? तो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है। इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। कोई सेंस बात? ये जो 50% रिजर्वेशन का कैप है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा सोवेनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अंदर स्टैब्लिश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिजर्वेशन एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर या अफर्मेटिव एक्शन होने के कारण इसे माइनॉरिटी ऑफ सीट तक ही सीमित रहना चाहिए। भले ही संविधान में कोई स्पेसिफिक रोक नहीं लगता, लेकिन संविधान की फिलोसॉफी प्रोपोर्शनल इक्वलिटी के खिलाफ है। इसीलिए इक्वलिटी को बैलेंस करने का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी तरीके का रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 50% सीलिंग रूल है, लेकिन इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में ही रिलैक्स किया जा सकता है। जैसे अगर दूर दराज रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों को मेन स्ट्रीम लाइफ से इंटीग्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी, तभी रूल को रिलैक्स किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि ये रूल सिर्फ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस में ही रिलीज किया जा सकता है, ना कि इसीलिए कि देश की 75% पॉपुलेशन ST, SC, OBC कम्युनिटी वाले है, तो इनको 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन दे दिया जाए। मैंने जो फैक्ट दिखाया है, इससे काफी लोगों को बुरा लग सकता है, पर ये सच है कि इस लॉ से देश में इनइक्वालिटी काफी बढ़ जाएगी। इनका तीसरा प्रॉमिस
ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% कोटा देंगे जॉब और एजुकेशन में, जो सभी कास्ट और कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट होगा। ये एक अच्छा डिसीजन है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोटा और रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर ही लागू होता है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, लाइक IITs, NTTI, IITS और भी ऐसी कई सारी। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ST, SC और OBC वाले ही एप्लीकेबल है। इस पॉलिसी से सभी को बेनिफिट मिलने का चांस थोड़ा कम है। इस बार के इलेक्शन के लिए लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जो था बेरोजगारी। इसीलिए कांग्रेस ने 25 साल के डिप्लोमा होल्डर और कॉलेज ग्रेजुएट को 1 साल की अप्रेंटिसशिप मतलब टाइप की इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, जिसमें उनको साल का 1 लाख रुपया मिलेगा। इंडिया में 254 मिलियन लोग 15 से 25 साल के बीच के हैं। इसका अगर हम हाफ भी करते हैं तो वो भी 127 मिलियन होता है। और कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी नौकरी का भी वादा किया है, जिसमें 50% जॉब वुमेन्स के लिए रिजर्व होगी। जॉब क्रिएशन के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। मेरे इस बात से शायद कांग्रेस के सपोर्टर को बुरा लग सकता है, पर ये सच है। कांग्रेस ने 2004, 2005 और जनवरी 2012 के बीच में 53 मिलियन जॉब क्रिएट किए थे, जबकि 1999, 2000 और 2003 और 4 में 60 मिलियन जॉब क्रिएट हुए थे, तभी बीजेपी का रूल था। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी प्रॉमिस किया है कि वो MSP पे लीगल गारंटी देगी। आखिर एग्रीकल्चर पॉलिसी में MSP का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? MSP का मेन ऑब्जेक्ट है कि किसानों को रीसेल से बचाना। आइडियली मार्केट प्राइस से हमेशा गवर्नमेंट द्वारा फिक्स MSP से हाई होता है। गवर्नमेंट गारंटी के साथ किसान हमेशा MSP पर बेच सकता है, अगर उसको किसी और जगह से बेहतर भाव नहीं मिलता है तो। MSP किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है, क्योंकि ये उनको रेवेन्यू एस्टिमेट करने में हेल्प करता है और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी कुछ लोगों को उधार लेने के डिसीजन में भी हेल्प करता है। इसीलिए MSP बढ़ाने का जो डिमांड है, ये मेजर पॉइंट है फार्मर्स प्रोटेस्ट का। MSP में अभी 50% से हाइक हुई है, जिससे किसानों को रिलीफ मिला है, पर MSP के साथ एक समस्या ये भी है कि जहां इसे किसानों के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा जाता है, जो उनको तुरंत इनकम में बढ़ावा देगा और स्टेबिलिटी भी, वहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफी सारे ड्रॉबैक्स भी है। हर एक पॉलिसी के प्रो और कॉन्स भी होते हैं, वैसे MSP के भी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं MSP के प्रो की। वन प्राइस पॉलिसी की जो गारंटी है, उससे किसानों को बड़ी हेल्प होगी और फिक्स प्राइस के कारण किसानों को मार्केट प्राइस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अभी बात करते हैं MSP की कॉन्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए बिना MSP में हाइक करना, ये शॉर्ट टर्म का खेल है। हालांकि ये तुरंत रिजल्ट देता है, पर इसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। और MSP काफी सारे कॉस्ट भी कवर करता है, जैसे बुनाई और लेबर का कॉस्ट। MSP बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इकोनॉमिक पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल सकता है, जिससे फूड ग्रेन और वेजिटेबल के प्राइस बढ़ सकते हैं। अगर हाई MSP पे खरीदे हुए अनाज को लो रेट पर बेचेंगे तो इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हो सकता है। और MSP नेशन वाइड सिंगल प्राइस पॉलिसी है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट टू स्टेट अलग है, खास करके उन एरिया में जहाँ सिंचाई की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस तरह तो सभी किसानों को इक्वल फायदा नहीं मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पे कमेंट में जरूर बताना। और कांग्रेस गरीबों के लिए महालक्ष्मी स्कीम लॉन्च करेंगे, जिसमें सभी गरीब परिवार वालों को साल का 1 लाख रुपया देंगे। इंडिया में लगभग 80 करोड़ गरीब परिवार है, सभी लोग यही बोल रहे हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि कांग्रेस 80 करोड़ में से 40 करोड़ गरीब परिवार वालों को भी साल का 1 लाख रुपया देते हैं, तो वो अमाउंट होता है 40 लाख करोड़। 47 लाख करोड़ तो हमारे देश का ही बजट है। और ये अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये इंडिया की GDP 10 सालों में डबल कर देंगे। इनके और भी कुछ प्रॉमिस है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को ये फिर से स्टेट फूड दे देंगे, GST 2.0 लेकर आएंगे, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि मेजोरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। इनके मैनिफेस्टो में पूरा एक सेक्शन माइनॉरिटीज पर है। मैंने इनके मैनिफेस्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, एक बार आप लोग जरूर चेक करना। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट इशू की बात करेंगे तो वो है इंडिया अलायंस से PM कौन बनेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में काफी ऐसे लोग भी है जो एक रिलीजन को खत्म करने की बात करते हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। ऐसे में देश का डेवलपमेंट तो पता नहीं, पर देश बर्बाद जरूर हो सकता है। इनके मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट से ज्यादा तो स्कीम्स की बातें हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।